हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। किस टॉपिक पे? ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स इन पावर सिस्टम। इस टॉपिक को हमने कहाँ कवर किया था? अपने लेक्चर फर्स्ट में कवर किया हुआ था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि ट्रांसमिशन लाइन के वेरियस पैरामीटर्स क्या हैं, जैसे रेजिस्टेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, लीकेंस क्या है। इसके अलावा हमने वहाँ पे ये भी कैटेगराइज किया था लेंथ ऑफ द लाइन, जो लाइन की लेंथ होती है उसके आधार पे हमने या उसके बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया था कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, कंसिडर दिस क्वेश्चन। ए 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज लोडेड एट 110 kV। एक ट्रांसमिशन लाइन है जो कि लोडेड है 110 kV पे। If the loss of the line is 15 megawatt and the load is 150 MVA, मीन्स कि जो लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें जो लॉस हो रहा है 15 मेगावाट का लॉस हो रहा है। एक्टिव पावर का जो लॉस है 15 मेगावाट का लॉस है और जो लोड कनेक्ट है रिसीविंग एंड पे वो 150 MVA का है। तो उस रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन पूछ रहा है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ES के 2003 में आया हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है? रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन कुछ इस तरह है। ये लाइन हमारी बनी हुई है, ठीक, लोडेड 110 kV। सवाल ये होता है कि 110 kV दिया हुआ है, हम इसे सेंडिंग एंड वोल्टेज माने या रिसीविंग एंड वोल्टेज माने। तो फ्रेंड्स, अगर कहा जाए कि कोई भी लाइन रेटेड वोल्टेज पे है या कहीं भी लोडेड है इतने kV पे, तो माना ये जाता है कि वो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड दोनों के लिए बराबर है, उसका मैग्नीट्यूड बराबर है। फेज एंगल अलग होगा लेकिन वहाँ पे मैग्नीट्यूड बराबर होगा, जो कि हमें आइडियल कंडीशन होती है, हम यही पूरे पावर सिस्टम में चाहते हैं। तो उससे क्या होगा? जब तक ये ना कहा जाए कि सेंडिंग एंड वोल्टेज पे ये है और रिसीविंग एंड वोल्टेज पे ये है, तब तक ये मानते हैं कि जो वोल्टेज दिया हुआ है, रेटेड वोल्टेज या जो भी वोल्टेज दिया हुआ है, वो वोल्टेज दोनों एंड के लिए है। ठीक, तो यहाँ पे हम 110 kV इसका रिसीविंग एंड वोल्टेज मान लेते हैं। दूसरा, इफ द लॉस ऑफ द लाइन इज 15 मेगावाट, ये जो लाइन है इससे लॉस जो जा रहा है P इज इक्वल टू क्या है? एक्टिव पावर लॉस इज इक्वल टू 15 मेगावाट का लॉस है, ठीक। और लोड जो कनेक्ट है 150 MVA, यहाँ पे एक लोड कनेक्ट है जिसकी वैल्यू है 150 MVA, 150 MVA, ठीक है। तो पूछ क्या रहे हैं ये कि रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन, इस लाइन का रेजिस्टेंस क्या होगा? मेगावाट में दिया हुआ है तो ये एक्टिव पावर है, वोल्ट एम्पियर में दिया, MVA में दिया हुआ है तो ये अपेरेंट पावर है। 3 तरह की पावर होती है, अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। ये MVA में है तो ये अपेरेंट पावर हो गई, ये और ये एक्टिव पावर हो गई, एक्टिव पावर हो गई। अब लॉस इन्होंने दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि अच्छा लॉस किस वजह से होगा? जो इस लाइन का रेजिस्टेंस है उसी वजह से लॉस होगा, ठीक है। कंसीडर करिएगा ये लाइन सिंगल फेज की है, कंसीडर करिए ये लाइन सिंगल फेज की है, तो जो लॉस हो रहा है वो रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा R, और करंट कुछ इसमें फ्लो कर रही है, ये लोड कनेक्ट है तो यहाँ पे करंट भी फ्लो कर रही है I। अब लॉस क्या होगा? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। बेसिक से क्वेश्चन वो है, बेसिक से इक्वेशन है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, ठीक। लॉस हो गया, दिया हुआ है आई स्क्वायर R ड्यू टू रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, P दिया हुआ, I की वैल्यू निकालना है। I यहाँ से निकाली जा सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोड कनेक्ट है MVA में और वोल्टेज दिया हुआ है, तो हम जानते हैं अपेरेंट पावर S इज इक्वल टू VI होता है, ठीक। तो उसमें क्या हुआ कि फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड, इस इक्वेशन से हम लोग I मिल सकता है। I मिलने से क्या होगा? हमें I पुटअप करके हम R निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक। तो S इज इक्वल टू 150 इंटू 10 टू पावर 6, MVA को VA में कन्वर्ट कर दिया, वोल्ट 110 kV, kV को वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये 0 कैंसिल, ये आया, ये हमारा एम्पियर में आया। इसको सॉल्व करने के बाद अब हमें R निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन,
R इज इक्वल टू P अपॉन आई स्क्वायर। तो R P कितना दिया हुआ है 15 मेगावाट। मेगावाट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 इंटू 10⁶, ठीक। आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर इसको पुटअप कर दीजिए, 15/11 × 10⁻³ ये हो गया। क्लियर है, आई स्क्वायर, आई की वैल्यू ये आ गई, यहां पुट कर दिया। अब बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप लोग समझ में, धीरे धीरे हम एडवांसमेंट की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये 10⁶ यहाँ पे आ गया, 10⁻³ का स्क्वायर हुआ तो 10⁶ ये भी हो गया, 15 का स्क्वायर 15 × 15 11 ऊपर चला गया, ये दोनों कैंसिल, एक कैंसिल इससे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 8.06 ओम आया। चूंकि हमने लाइन को कंसीडर किया हुआ है सिंगल फेज की है तो ये पर फेज हो जाएगा, ठीक, 8.06 ओम पर फेज। सो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरह से हम निकालते हैं कि इस तरह से हमने देखा कि जो ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर रेजिस्टेंस है उसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। वो लॉस अगर ये देखिए रेजिस्टेंस अगर है तो ये लॉस हो रहा है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो लॉस और बढ़ जाता है, एक्टिव पावर लॉस और बढ़ जाएगा। मीन्स जो हमारी पावर सेंडिंग एंड से चली रिसीविंग एंड तक आने के लिए, मान लीजिए 100 मेगावाट की पावर चली और 15 मेगावाट बीच में ही ड्रॉप हो गई तो केवल 85 मेगावाट पावर हमें रिसीविंग एंड पे मिली। तो इसलिए हम आर को कम से कम रखते हैं ताकि हमारा लॉस कम हो। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर। फ्रेंड्स, कंसीडर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे ये है कि द चार्जिंग रिएक्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर लेंथ ऑफ द लाइन इज 1500 ओम। व्हाट इज द चार्जिंग रिएक्टेंस फॉर 100 किलोमीटर लेंथ ऑफ द लाइन। मीन्स क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 50 किलोमीटर की लाइन है तो उसका जो चार्जिंग रिएक्टेंस है वो है 1500 ओम का। अगर वही लाइन 100 किलोमीटर की है तो उसका चार्जिंग रिएक्टेंस क्या होगा। सवाल ये है थोड़ा सा ऐसा कि अगर मान लीजिए ये 50 किलोमीटर की लाइन है हमारी, ठीक, ये 50 किलोमीटर की लाइन है तो इसका चार्जिंग रिएक्टेंस, पहली बात चार्जिंग रिएक्टेंस क्या चीज़ होती है, चार्जिंग रिएक्टेंस ड्यू टू द शंट कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, क्योंकि जो करंट फ्लो करती है शंट कैपेसिटेंस से उसे हम लोग चार्जिंग करंट भी कहते हैं। तो चार्जिंग रिएक्टेंस टर्म का मतलब समझा है, जो रिएक्टेंस है शंट कैपेसिटेंस के ट्रांसमिशन लाइन के शंट कैपेसिटेंस की वजह से जो रिएक्टेंस बन रहा है उसे हम चार्जिंग रिएक्टेंस कहते हैं। जैसे कि हमने अपने थ्योरी लेक्चर में देखा था कि लाइन को हम मॉडल कुछ इस तरह करते हैं, जो एग्जैक्ट मॉडल आता है इसका कुछ इस तरह से करते हैं हम लोग, ऐसे बढ़ते जाती है। तो ये R हो गया, ये L हो गया, ये C हो गया, ये G हो गया। ये लगभग प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होता है। C, जो ये C है इसकी वजह से, जो ये C है इसकी वजह से जो रिएक्टेंस होगा XC दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग रिएक्टेंस। सो क्लियर है कि चार्जिंग रिएक्टेंस क्या हुआ। अब क्या कर रहे हैं कि चार्जिंग रिएक्टेंस ऑफ द लाइन इज 1500 ओम। तो XC को हम कैसे लिखते हैं, XC क्या होता है 1/ωc, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ XC इक्वल टू 1/ωc, ठीक, जो ये C है। अब क्या है, C जो है कैपेसिटेंस वो लाइन के प्रोपोर्शनल, लाइन लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली जब हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं या हम इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दी मतलब जब कई सारे कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, सबका जोड़। मींस
हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है कुछ इस तरह है, मान लीजिए, मैं केवल शंट कैपेसिटेंस को कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे इस तरह से है कुछ, मान लीजिए ये सारे कैपेसिटर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारे कैपेसिटर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मान लीजिए C है तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा पूरे उसका, मान लीजिए आधी लेंथ हो गई, 50 किलोमीटर की लेंथ हो गई और ये 100 किलोमीटर की लेंथ हो गई, ठीक। तो इसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो 2C हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा, और इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम जानते हैं कि जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, सारे कैपेसिटर्स का सम होगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज द प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। सो फ्रॉम हियर वी सी दैट C is proportional to L. C is proportional to L, लेंथ ऑफ द लाइन, जो लाइन की लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो XC will be inversely proportional to L, चार्जिंग रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा L के, क्यों, क्योंकि C प्रोपोर्शनल है L के ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। तो पहले में क्या है, XC1 क्या है हमारे पास, मीन्स XC1 अपॉन XC2 या XC2 अपॉन XC1 कह लीजिए, XC2 अपॉन XC1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। तो XC2 क्या होगा हमारा, XC1 इंटू L1 बाई L2। XC1 हमारा कितना दिया हुआ है, 1500 ओम, 1500 ओम, ठीक। और पहले केस में लेंथ कितनी है, 50 किलोमीटर की, तो 50, दूसरे में L2 क्या है हमारे पास, 100 किलोमीटर्स, ये किलोमीटर्स हो गया, ये 100 किलोमीटर्स हो गया, ठीक। तो 50 दूना ये हो गया 750 ओम। तो चार्जिंग रिएक्टेंस इन द फॉर द लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन विल बी दी 750 ओम। सो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। हमारा ये न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि जो चार्जिंग रिएक्टेंस है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जितनी बड़ी लाइन होगी उतना ही उसका चार्जिंग रिएक्टेंस कम होगा। एक चीज़ हमारी थ्योरी से यहाँ पे रिलेट कर रही है, क्या चीज़, कि हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या देखा था कि हम जो कैपेसिटेंस थे उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे थे, जो शंट कैपेसिटेंस थे उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे, जबकि मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, उसका जवाब यहीं पे है। उसका जवाब इस तरह से है कि इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है ट्रांसमिशन लाइन की, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है ट्रांसमिशन लाइन की, मीन्स मान लीजिए ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरी लाइन का है 50 किलोमीटर लाइन के लिए, 50 किलोमीटर लाइन के लिए XC1 है, मान लीजिए ये है कि 1500 में, मान लीजिए 50 किलोमीटर के लिए 1500 ओम था, 1500 ओम फॉर 50 किलोमीटर्स। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये XC2 इज इक्वल टू 750 ओम फॉर 100 किलोमीटर। मीन्स क्या हुआ, जो हमारा वोल्टेज अप्लाई है वो सेम वोल्टेज अप्लाइड है, करंट यहाँ पे IC1 है और यहाँ पे IC2 है। तो पहले केस में क्या है कि IC1 V अपॉन IC इज इक्वल टू V अपॉन XC है, तो XC1 और IC2 एंड IC2
इज इक्वल टू वी अपॉन XC2। पहले केस में करंट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के थ्रू फ्लो कर रही है वो IC1 है, और दूसरे केस में करंट जो फ्लो कर रही है वो IC2 है। चूंकि IC1 हमारा ज़्यादा है, जो कि हमारा XC1 ज़्यादा है, हमारा XC1 इज ग्रेटर देन XC2, सो IC2 is IC1 is less than IC2। IC1 is less than, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, इसको एरेज कर दे रहा हूँ। IC1 इज लेस देन IC2 मीन्स क्या हुआ इसमें कि जो लाइन कम थी, जो हमारी 50 किलोमीटर की लाइन थी, तो उसमें करंट जो है ये 50 किलोमीटर के लिए IC1 है और ये 100 किलोमीटर के लिए IC1 है। IC1 इज लेस देन IC2 मीन्स कि जब लाइन शॉर्ट है, हमारी छोटी लाइन है, तो उस वक्त हमारी IC1 कम है, मीन्स हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट करने का मतलब ये जीरो हो गया, तो ये ओपन कंडीशन हो गया, इसको हम हटा सकते हैं। इसीलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारा जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम हटा देते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में कैपेसिटेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा जो चार्जिंग रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस ड्यू टू दिस कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन दैट दिस मीन्स लंबी लाइन के लिए जो कैपेसिटेंस होगा वो, सीधी सी बात है, लंबी लाइन के लिए जो कैपेसिटेंस होगा वो छोटी लाइन के कैपेसिटेंस से कम होगा, जिससे क्या होगा कि चार्जिंग करंट बढ़ेगी। तो उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन छोटी लाइन में क्या होगा, चार्जिंग रिएक्टेंस हमारा ज़्यादा है तो वहाँ पे करंट कम होगी, इसलिए हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से हमने ये देखा कि कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, कंसीडर दिस क्वेश्चन। फॉर अ 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन ए 50 किलोमीटर शॉर्ट पावर लाइन विल बी मॉडल्ड एज शॉर्ट लाइन और मीडियम लाइन और लॉन्ग लाइन और डाटा इनसफिशिएंट। यह क्वेश्चन हमारा गेट 1996 में पूछा गया था, 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? पूछा ये जा रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी हमारी 500 हर्ट्ज की है तो 50 किलोमीटर की लाइन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? शॉर्ट लाइन में रखेंगे, मीडियम लाइन में रखेंगे, लॉन्ग लाइन में रखेंगे। फ्रेंड्स, तो हमने ये देखा था अपने थ्योरी वाले लेक्चर में कि इफ FL प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ द लाइन इज लेस देन 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से अगर कम है तो शॉर्ट लाइन मॉडल में रखते हैं। अगर यही प्रोडक्ट FL का प्रोडक्ट जो है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से लेकर 12000 हर्ट्ज किलोमीटर तक है तो मीडियम लाइन की कैटेगरी में उसे रखते हैं। और अगर यही 12000 से ऊपर है तो इसे हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ इस तरह हमने ये देखा था अपनी थ्योरी में। इफ FL इज लेस देन 4000 हर्ट्ज किलोमीटर तो ये कैसा होगा? शॉर्ट लाइन। ठीक। दूसरे में क्या था? अगर FL 4000 से ज़्यादा है और 12000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है तो ये मीडियम लाइन। यहीं पे अगर FL ज़्यादा है 12000 हर्ट्ज किलोमीटर से तो ये लॉन्ग लाइन। ये हमने थ्योरी वाले लेक्चर में देखा था। तो ये एक सीधा सा क्वेश्चन है कि FL दिया हुआ पहले 500 हर्ट्ज किलोमीटर। तो हम लोग देखते हैं FL प्रोडक्ट ऑफ FL फ्रीक्वेंसी क्या दिया है? 500। L कितना दिया है? 50।
500 और 50, 25,000 किलोमीटर हर्ट्ज किलोमीटर की लाइन हुई, हर्ट्ज किलोमीटर की लाइन हुई। तो ये किस मॉडल में आया, किससे, 12,000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज़्यादा है, तो ये हमारा दिस इज अ लॉन्ग लाइन मॉडल, सो दिस इज अ लॉन्ग लाइन। अगर यही मतलब ये 12,000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है तो ये हमारा लॉन्ग लाइन में आ गया। फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज़ गौर करिएगा कि जो हमारी पावर फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, तो नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं कि जो हमारी लाइन होती है 80 किलोमीटर से कम होती है, जो नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन होती है, तो उसे शॉर्ट लाइन में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 50 किलोमीटर की लाइन ही लॉन्ग लाइन हो गई। क्यों हो गई, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी वेरी कर गई, 50 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज हो गई, 50 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज हो गई, तो ये 25,000 हर्ट्ज किलोमीटर पे हो गई। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो लाइन की मॉडलिंग हम लोग कर रहे हैं, शॉर्ट है, मीडियम है, लॉन्ग है, वो केवल लेंथ पे बेस नहीं है, मतलब केवल फिजिकल लेंथ जो है लाइन की उस पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। तो मतलब ये प्रोडक्ट दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी एज वेल एज लेंथ। सो फ्रेंड्स ये तो हमारा ये सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स कंसीडर दिस क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकली शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग लाइन इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन power transmitted over the line, physical length of the line, wavelength of the line, both B and C। मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रिकली शॉर्ट जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, इलेक्ट्रिकली शॉर्ट है, मीडियम है या लॉन्ग लाइन है, वो प्राइमरली किस बेस पे है, क्या बेस है उसका, कि हम उसे कैटेगराइज किस तरह से करते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं कि पावर ट्रांसमिटेड ओवर द लाइन, जो लाइन पावर ट्रांसमिट हो रही है लाइन से, उस पर डिपेंड करता है कि फिजिकल लेंथ ऑफ द लाइन, जो लाइन की लेंथ है, फिजिकल लेंथ है इतने किलोमीटर की, इतने किलोमीटर की, उस पर डिपेंड करता है कि वेव लेंथ ऑफ द लाइन, कि वेव लेंथ पे डिपेंड करता है कि बोथ बी एंड सी दोनों पे डिपेंड करता है। ये गेट 2006 का 1 नंबर का क्वेश्चन है। सो अभी हम लोगों ने ये देखा कि अभी हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में ये देखा कि जो हमारा कैटेगराइजेशन का बेस है वो प्रोडक्ट ऑफ एफएल है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफएल, प्रोडक्ट ऑफ एफएल इज द बेस फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। मींस यही एफएल अगर 4,000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है तो शॉर्ट है, 4 से 12,000 के बीच में है तो मीडियम है, और 12,000 ज़्यादा है तो लॉन्ग है। तो ऑप्शंस में हम ये देखते हैं कि इसमें क्या है, पावर ट्रांसमिटेड ओवर द लाइन ये नहीं है क्योंकि इसमें कहीं नहीं है। फिजिकल लेंथ ऑफ द लाइन, हाँ ठीक है, फिजिकल लेंथ हमारी यहाँ पे आ रही है एल। वेवलेंथ ऑफ द लाइन, अब सवाल आता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे वेवलेंथ कह रहा है, तो ये कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से ही, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है। कैसे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। मान लीजिए ये 1 सेकेंड का ड्यूरेशन है, ठीक है, 1 सेकेंड का ड्यूरेशन है। अब इसकी ये 1 सेकेंड में 1 साइकिल कर रहा है, सपोज दैट ये है, ठीक। दो फ्रीक्वेंसी हमारी ये हुई, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। और वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ वो डिस्टेंस होती है जिसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी वेव है उसी पोजीशन पे पहुंच जाती है। मींस अगर यहां से चली है, ऐसे जा रही है, तो जब वो उस पोजीशन पे पहुंच जाएगी, मींस कि मतलब 360 डिग्री के बाद जब पहुंच जाती है वेवलेंथ वहाँ पे, जब वेव वहाँ पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस होती है हम उसे वेवलेंथ कहते हैं। आसान भाषा में यही चीज़ है कि जब हमारी कोई वेव पहुंच जाती है उसकी ऑरिजिन, उसकी उसी पोजीशन पे जहाँ से वो चली थी, तो उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो इसका ये वेवलेंथ भी है, ठीक, लेमडा हो गया। अब अगर फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 1 सेकेंड में 2 साइकिल हो गई, कुछ इस तरह से, नहीं इस तरह से नहीं, 2 साइकिल मीन्स 1 साइकिल तो ये हो गई, दूसरी साइकिल ये हो गई, ठीक है। इसी 1 सेकेंड के दौरान में, ये भी 1 सेकेंड का ही ड्यूरेशन है, फ्रीक्वेंसी यहाँ चेंज हो गई, 2 साइकिल हो गई, ठीक। तो लेकिन यहाँ वेवलेंथ हमारी ये हो गई, फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड कर रही है वेवलेंथ,
फ्रीक्वेंसी पे ही वेवलेंथ डिपेंड कर रही है। सो ये भी सही होगा, फिजिकल लेंथ ऑफ द लाइन। सो हियर ऑप्शन विल बी दी बोथ बी एंड सी। इसलिए कभी केवल फिजिकल लेंथ पर डिसाइड ना करिए कि वो शॉर्ट है, मीडियम है, लॉन्ग है, बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी देखिए, उसका वेवलेंथ भी देखिए। तो इस तरह से ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक के लिए कवर किए और उम्मीद है कि आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अच्छा समझने के लिए पहले इसके थ्योरी को रिफर करिए, लेक्चर जो कि लेक्चर 1 में हमने दिया हुआ है इसकी थ्योरी को, और उसके बाद इस न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।